डेली पीसीएस जीके प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्न से। प्रश्न था, भारत और अमेरिका के बीच समुद्री नौसैन्य अभ्यास की मालाबार श्रृंखला किस वर्ष शुरू हुई थी? 1993, 1992, 1995 या फिर 1997? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1992। हाल ही में 26वां अंतर्राष्ट्रीय मालाबार नौसेना अभ्यास जापान के योकोसुका में शुरू हुआ। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका की नौसेनाएं 19 नवंबर तक इस अभ्यास में हिस्सा ले रही हैं। भारतीय नौसेना के पोत शिवालिक और करमोटा द्वारा इस अभ्यास में प्रदर्शन किया जाएगा। देश में ही निर्मित भारतीय नौसेना के ये पोत भारतीय शिपयार्ड की पोत बनाने की क्षमता का प्रदर्शन करेंगे। बता दें कि भारत और अमेरिका की नौसेना के बीच मालाबार अभ्यास 1992 में शुरू हुआ था, इसलिए विकल्प बी सही है। वर्ष 2015 में जापान समुद्री आत्मरक्षा बल और 2020 में रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना इस समुद्री अभ्यास में शामिल हुई थी। इसका उद्देश्य है सदस्य देशों की नौसेना के बीच उच्च स्तरीय तालमेल और समन्वय को प्रस्तुत करना। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, जोन बिल मेला भारत का एकमात्र मेला है जहां आज भी वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित है। यह मेला निम्नलिखित में से किस राज्य में लगता है? त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश या फिर असम? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, असम। जोनबिल मेला असम के जोनबिल में दयांग बेलगुरी में आयोजित होने वाला तिवा समुदाय का 3 दिवसीय वार्षिक सामुदायिक मेला है, अतः विकल्प डी सही है। इसे जोनबिल नाम उस झील से मिला है जिसके किनारे इसका आयोजन किया जाता है। मेला शुरू होने से पहले मानव जाति के कल्याणार्थ अग्नि पूजा की जाती है। मेले की शुरुआत जोनबिल आर्द्र भूमि में सामुदायिक मछली पकड़ने से होती है। मेले की थीम पूर्वोत्तर भारत में यहाँ वहाँ रहने वाले स्थानीय असमिया समुदायों और जनजातियों के बीच सामंजस्य और भाईचारा कायम करना होती है। अगला प्रश्न है, मानव स्टेम कोशिका के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। यह पूर्ण विकसित कोशिका होती है। यह किसी भी प्रकार की कोशिका में परिवर्तित हो सकती है। इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है या फिर स्टेम कोशिका की सहायता से कृत्रिम मानव अंग तैयार किए जा सकते हैं जिन्हें प्रत्यारोपित किया जा सकता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यह पूर्ण विकसित कोशिका होती है। मानव स्टेम कोशिका यानी ह्यूमन स्टेम सेल अविकसित कोशिका होती है जिसमें किसी भी अंग की कोशिका के रूप में विकसित होने की क्षमता होती है, अतः विकल्प ए सही है। साथ ही यह किसी भी प्रकार की कोशिका में परिवर्तित हो सकती है। इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। इस कोशिका के इसी गुण के कारण क्लोनिंग प्रौद्योगिकी और जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में व्यापक अनुसंधान किए जा रहे हैं। स्टेम कोशिका की सहायता से कृत्रिम मानव अंग तैयार किए जा सकते हैं जिन्हें प्रत्यारोपित किया जा सकता है। इस कोशिका से शरीर की किसी भी कोशिका का इलाज किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम ने वायसराय को आपातकाल में बिना काउंसिल की संस्तुति के अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया? 1853 का चार्टर अधिनियम, 1861 का भारत परिषद अधिनियम, 1892 का भारत परिषद अधिनियम या फिर 1858 का भारत शासन अधिनियम? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1861 का भारत परिषद अधिनियम। जान लेते हैं 1861 के भारत परिषद अधिनियम के बारे में। 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने महसूस किया कि भारत में शासन चलाने के लिए भारतीयों का सहयोग लेना आवश्यक है। इस सहयोग की नीति के तहत ब्रिटिश संसद ने 1861, 1892 और 1909 में 3 नए अधिनियम पारित किए। 1861 का अधिनियम भारतीय संवैधानिक और राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। इस अधिनियम ने मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्तियां पुनः देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की। इसने वायसराय को परिषद में कार्य संचालन के लिए अधिक नियम और आदेश बनाने की शक्तियां प्रदान की।
इसने लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1859 में प्रारंभ की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को भी मान्यता दी। इसने वाइसराय को आपातकाल में बिना काउंसिल की संस्तुति के अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया। ऐसे अध्यादेश की अवधि मात्र 6 माह होती थी, इसलिए विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, पांग साउ दर्रा कहाँ अवस्थित है? सिक्किम, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश या फिर जम्मू कश्मीर? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। बीते कुछ समय से म्यांमार में सैन्य शासन के चलते यह सुर्खियों में रहा है। भारत और म्यांमार को जोड़ने वाले प्रमुख दर्रे निम्नलिखित हैं। पांग साउ दर्रा, पटकाई पहाड़ी में स्थित यह दर्रा अरुणाचल प्रदेश एवं म्यांमार को जोड़ता है, अतः विकल्प सी सही है। दिहांग दर्रा अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है और दिफू दर्रा यह भारत, चीन, तिब्बत तथा म्यांमार के मध्य सीमा बनाता है। यह मैकमोहन लाइन पर अवस्थित है। अगला प्रश्न है, रिकंस्ट्रक्टिंग इंडिया पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? दादा भाई नौरोजी, एम.एन. रॉय, अमर्त्य सेन या फिर एम विश्वेश्वरैया? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, एम विश्वेश्वरैया। मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की बात करें तो इनका जन्म वर्ष 1861 में एवं मृत्यु 1962 में हुई थी। वह भारत के एक अग्रणी इंजीनियर थे। 15 सितंबर को उनका जन्मदिन अभियंता दिवस यानी इंजीनियर्स डे के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने वर्ष 1909 में मैसूर राज्य के मुख्य अभियंता और 1912 में मैसूर रियासत के दीवान के रूप में कार्य किया। उन्हें 1955 में भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उनके द्वारा लिखित पुस्तकें हैं रिकंस्ट्रक्टिंग इंडिया, इसलिए विकल्प डी सही है, और प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने से संबंधित है? अनुच्छेद 38 क, अनुच्छेद 39 ख, अनुच्छेद 39 क या फिर अनुच्छेद 40 क? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 39 क। बीते 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया गया। हर साल 9 नवंबर को यह दिवस विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की शुरुआत होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जो कि 1995 में इसी दिन लागू हुआ था। नालसा की बात करें तो इसका पूरा नाम राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण है। इसका गठन विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत किया गया था। नालसा का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सेवाएं प्रदान करना है। भारत के मुख्य न्यायाधीश इसके मुख्य संरक्षक होते हैं। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय वरिष्ठतम न्यायाधीश प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष होते हैं। बता दें कि संविधान का अनुच्छेद 39 क यानी अनुच्छेद 39 ए अवसर की समानता के आधार पर न्याय को बढ़ावा देने और समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने से संबंधित है, इसलिए विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, लॉर्ड डफरिन के वाइसराय काल की एक महत्वपूर्ण घटना थी रामकृष्ण मिशन की स्थापना, एचिसन आयोग का भारत आया, प्रथम जनगणना की शुरुआत या फिर ढाका में मुस्लिम लीग की शुरुआत? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, एचिसन आयोग का भारत आया। लॉर्ड डफरिन का वाइसराय काल 1884 से 88 तक रहा। इस काल की महत्वपूर्ण घटनाएं निम्नलिखित हैं। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध तथा बर्मा का अंतिम रूप से भारत में विलय, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुई, बंगाल टेनेंसी एक्ट 1885 तथा पंजाब टेनेंसी एक्ट 1887 पारित हुआ और नागरिक सेवा के विकास के लिए एचिसन आयोग भारत आया, इसलिए विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल होता है 3 साल या 65 वर्ष की आयु होने तक जो भी पहले हो, 5 साल या 62 वर्ष की आयु होने तक जो भी पहले हो, 5 साल या 65 वर्ष की आयु होने तक जो भी पहले हो, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश उदय उमेश ललित सेवानिवृत्त हुए और न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ ने भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण किया। उनका कार्यकाल 2 साल का है। वह नवंबर 2024 तक पद पर रहेंगे।
जो 1 दशक से अधिक समय में CJI के लिए सबसे लंबा कार्यकाल है। न्यायाधीशों के कार्यकाल की बात करें तो अनुच्छेद 124(2) में इस बात का संकेत दिया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होगा। न्यायाधीशों के संबंध में सिर्फ इतनी व्यवस्था है कि वे 65 वर्ष की आयु तक अपना पद धारण कर सकते हैं, इसलिए विकल्प डी सही है। संविधान में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की न्यूनतम आयु क्या है। साधारणतः 55 वर्ष की आयु के बाद ही सर्वोच्च न्यायालय में किसी न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। यह प्रावधान मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन में पारित संकल्प के अनुसार प्रचलन में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा प्रोविजनल स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2022 जारी की गई है? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, विश्व मौसम विज्ञान संगठन या फिर यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, विश्व मौसम विज्ञान संगठन। हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO के द्वारा प्रोविजनल स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2022 जारी की गई है, इसलिए विकल्प सी सही है। रिपोर्ट के अनुसार समुद्र के स्तर में वृद्धि की दर 1993 के बाद से दोगुनी हो गई है। ग्लेशियर पिघलने की दर बढ़ रही है और समुद्र के जल स्तर में वृद्धि रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई है। WMO ने कहा कि ग्रीन हाउस गैस की बढ़ती सांद्रता से प्रेरित वर्ष 2022 अभी भी रिकॉर्ड पर 5वां या 6ठा सबसे गर्म वर्ष होने की संभावना है 1850 के बाद से। लगातार बढ़ रहे इस संकट से निपटने के लिए COP27 में महत्वाकांक्षी और विश्वसनीय जलवायु कार्रवाई की बात कही गई है। अंतिम प्रश्न है, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानी NPR पहली बार कब तैयार किया गया था? 2010, 2011, 2015 या फिर 2016? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 2010। हाल ही में गृह मंत्रालय ने अपनी 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानी NPR डेटाबेस को अपडेट करने की बात कही है। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर या NPR एक ऐसा रजिस्टर है जिसमें एक गांव या ग्रामीण क्षेत्र या कस्बे या वार्ड या किसी शहर या शहरी क्षेत्र में एक वार्ड के भीतर सीमांकित क्षेत्र में सामान्य रूप से निवास करने वाले व्यक्तियों का विवरण होता है। इसका उद्देश्य देश में रहने वाले लोगों की पहचान संबंधी एक विस्तृत डेटाबेस बनाना है। इसे पहली बार 2010 में तैयार किया गया था, इसलिए विकल्प ए सही है। इसे नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत बनाए गए नागरिकता, नागरिकों का पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करना नियम 2003 के नियम 3 के उप नियम 4 के तहत 2015 में अपडेट किया गया था। जन्म, मृत्यु और प्रवास के कारण परिवर्तनों को शामिल करने के लिए NPR को आगामी जनगणना के मकान सूचीकरण और मकान गणना चरण के साथ अपडेट किया जाएगा। आइए अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है 9 नवंबर, 10 नवंबर, 11 नवंबर या फिर 8 नवंबर? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे मोटिवेटेड।